हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विनय कुमार पांडे। पिछले टॉपिक्स पे हम लोगों ने लेज़र की कुछ फंडामेंटल्स को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे इन फंडामेंटल्स के सहारे रूबी लेज़र कैसे बनाया जाए। बारी बारी करके हम रूबी लेज़र के बाद हीलियम नियॉन लेज़र भी लेंगे जो सॉलिड स्टेट लेज़र में आती है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो रूबी लेज़र से होगी। रूबी लेज़र को कैसे बनाएं, क्या आसान चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो टॉपिक है रूबी लेज़र। सबसे पहले तो नाम आप देखिए, रूबी लेज़र लिखा हुआ है। रूबी का मतलब होता है गुलाबी लेज़र, यानी यहाँ पे जो लेज़र की लाइट है वो गुलाबी कलर की है। गुलाबी कलर के होने का मतलब ये है कि गुलाबी कलर कहाँ से बना है। सक्रिय पदार्थ की जब हम बात कर रहे थे उन दिनों तो आपको बताया था कि आप जो सक्रिय पदार्थ लेंगे उसी के नाम से लेज़र भी होगा। जैसे यहाँ हम रूबी लेज़र ले रहे हैं, यानी यहाँ पे जो सक्रिय पदार्थ होगा वो रूबी होगा। तो जाने कि रूबी होता क्या है, ये गुलाबी एलिमेंट है क्या। तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम यहाँ पे सक्रिय पदार्थ के रूप में लेते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की जगह पर अगर हम क्रोमियम रख लें Cr, तो ये जो क्रोमियम आएगा, इस क्रोमियम की वजह से इसका जो कलर है वो गुलाबी होता है, इसीलिए इसको रूबी लेज़र भी कहा जाता है। अब हम रूबी लेज़र की कुछ मूलभूत चीज़ों पर विचार करेंगे। रूबी लेज़र कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या है। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी बात। हमने 1, 2 और 3 स्टेट्स बना ली हैं, E1, E2 और E3। आप जानते होंगे E1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था। E2 आपकी मेटा स्टेबल स्टेट है। इस मेटाबल स्टेट के बारे में भी हमने आपको बताया था। ये वो स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है, तो वहां से लौटते समय 10⁻⁻8 सेकेंड तक यहाँ रिसाइड करता है। ये मेटाबल स्टेट है E2, और ये आपकी उच्च ऊर्जा स्तर है जो सबसे ऊपर है E3। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने कुछ परमाणु रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो परमाणुओं का स्तर होगा ग्राउंड स्टेट पर वो हमेशा ज़्यादा होगा, अधिक होगा, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर पर ही सारे परमाणु, सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एम्प्लीफिकेशन करना है किसका, लाइट का। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहली सिचुएशन बनी, इसका नाम हमने रखा है, इनकी जो संख्या है, जनसंख्या है, वो है N1, यानी निम्न ऊर्जा स्तर की जनसंख्या। हमें पहुंचना कहाँ है, N3 पर। बीच में भी एक स्टेट आ रही है N2, मैंने तीनों को नोटिफाई कर दिया। अब यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है सबसे ऊंची ऊर्जा स्तर पर। तो ऊंचे ऊर्जा स्तर पर पहुँचने के लिए क्या स्टेप्स हम लेते हैं, इस लेज़र के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इनको हम टॉपिक वाइज देखते हैं। हम यहाँ पे 4 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला है, ये है आपके स्टेप्स। कौन कौन से हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पहले हमारी अवशोषण की स्थिति बन रही है, यानी हमने जिन परमाणुओं को ग्राउंड स्टेट पे रखा है उन्हें हमें ऊर्जा देना है। कितनी ऊर्जा देना है, मैं टॉपिक वाइज लेता चल रहा हूँ और इस पर बात होती चलेगी। ग्राउंड स्टेट की जो स्थिति है, यहाँ पे जो स्थिति है वो N1 बनी हुई है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर पे जो जनसंख्या है वो N1 है। हमें N1 से N3 तक चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें वो एनर्जी चाहिए जो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सके। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो हमेशा E3 माइनस E1 के लेवल की होनी चाहिए, यानी जो उच्च ऊर्जा स्तर है, जो निम्न ऊर्जा स्तर है, दोनों के बीच का जो अंतर है उसके करीब की हमको एनर्जी का लेवल होना चाहिए, वेवलेंथ की साइज होनी चाहिए। और ये लगभग 5500
एंगस्ट्रॉम है। 5500 एंगस्ट्रॉम लेवल का अगर आप यहाँ पर एनर्जी लेते हैं तो जॉनसन की स्टेट में यहाँ से परमाणु या इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में पहुँचते हैं। ये तो आपका पहला हिस्सा पूरा होता है, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ से पहुँचने की जो प्रक्रिया है ये इतना सरल नहीं है। इसको करने के लिए हमें थोड़ी सी पुरानी बात को दोहराना है, जिस बात को मैंने आपसे कहा था, पंपिंग। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जनसंख्या स्तर के लिए शुरू होते हैं N1 से और पहुँचते हैं N3 तक, हमें क्या करना है, N3 का जनसंख्या स्तर बढ़ाना है, यानी हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन करना है। तो क्या करना चाहिए हमें, दूसरा स्टेप आएगा पंपिंग। इस बात को मैंने आपको समझाया था कि हमने कोई यहाँ पे बीच में एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है और यहाँ पे हमने एनर्जी सोर्स लगाया हुआ है। एनर्जी सोर्स के अलावा मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्टिकल तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इलेक्ट्रिकल सोर्स ही यूज़ होता है। तो ये जैसे ही यहाँ अप्लाई किया जाता है, आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हुए, एटम्स पड़े हुए हैं, इनको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में ये एनर्जी सोर्स मददगार होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा संख्या में थे, उनसे ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे हैं। अब कंडीशन क्या हो रही है, अब कंडीशन ये हो रही है कि N3 यानी उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं से अधिक हो गई है। यानी वी हैव टू अचीव द सिस्टम ऑफ पंपिंग विद वेरी ईज with use of this electrical source. You can use optical source, chemical source, etc. तो यहाँ से हमने यहाँ पे पंपिंग का सिस्टम अचीव कर लिया है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर दैन लोअर एनर्जी स्टेट। जो हमें करना था, क्यों करना था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा चाहिए जब वो इमिशन कर रहे हों। तो अब हमारी बात यहाँ पे रुकती है कि हमें इस स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए अब क्या करना है। पंपिंग तो कर ली साहब, अब आगे भी चलिए। तो अगला जो सिस्टम बनता है वो है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब हमें स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करनी है, क्योंकि अब आपने जनसंख्या उत्क्रमण कर लिया है, आपने एब्जॉर्प्शन भी करा लिया है। अब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पे हैं, अब यहाँ से ये वापस आएंगे तो पहले यहाँ रुकेंगे। यहाँ रुकने की स्थिति क्या है, 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड के छोटे समय अंतराल के लिए ये मेटा स्टेबल स्टेट में पहुँचते हैं। कई बार बच्चों का प्रश्न होता है, मैंने कहीं देखा, सर ग्राउंड स्टेट से यहाँ पहुँचना है और मेटाबल स्टेट पर ही उनको रोक करके अगर ऐसा किया जाए तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो वो E3 पे पहुँचता है और इमिशन वो तब करेगा जब वो हायर लेवल पे पहुँचेगा, और आप बीच से ये कार्य नहीं कर सकते। तो चलिए स्टिमुलेटेड इमिशन को समझते हैं। मेटाबल स्टेट आने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर अब नीचे आएगा, यानी कि स्थिति ये बनेगी कि यहाँ से जब ये नीचे पहुँचेगा तो नीचे पहुँचने की जो स्थिति है, ये फोटॉन हर नए परमाणु से टकराएंगे और उनके साथ नए फोटॉन्स जनरेट होंगे। एक फोटॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, और ये मल्टीप्लाइड होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। यानी हमने इस स्टिमुलेटेड इमिशन में फोटॉन्स की जो पोजीशन थी, फोटॉन्स की जो नंबर थी, संख्या थी, वो हमने बढ़ा ली है। यानी अब यहाँ ढेरों फोटॉन्स मौजूद हैं लेज़र बीम बनने के लिए, जो हमारी रिक्वायर्ड स्थिति थी, जो हम चाहते थे। आखिरी टॉपिक जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक है
आउटपुट। हमने लेज़र बीम फोटॉन्स तैयार कर दिए। ये सारे फोटॉन्स 6943 एंगस्ट्रॉम की रेंज के हैं। ये आसानी से दृश्य प्रकाश में आपको दिखेंगे। अब आउटपुट हमें इन ढेर सारी फोटॉन्स की एक साथ मिलनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या जहाँ 1 2 थी वहाँ एक पूरी किरणावली है, यानी ढेर सारी है, उनसे मिलकर एक बीम तैयार होती है और हमें आसानी से आउटपुट में लेज़र बीम मिल जाती है। लेज़र बीम मिलने के लिए हमने पुराने ऑपरेटर्स से बात की थी। ऑपरेटर्स मैंने बताया था पीछे एक रिफ्लेक्टर रखते हैं 100% का, आगे रिफ्लेक्टर रखते हैं पार्शियल 80% का, बीच में हम एनर्जी सोर्स लगाते हैं, सक्रिय पदार्थ रखते हैं क्रोमियम का। तो इस प्रकार हम रूबी लेज़र आसानी से बना सकते हैं जिनमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब यहाँ तक की चीज़ों को समझने के बाद अब समस्या आती है इन सारी थ्योरीज को, इन सारी चीज़ों को एक जगह कैसे करें। हाउ टू फाइंड लेज़र, लेज़र बनाएं कैसे। बहुत आसान है। हम फिगर वाइज देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलाना है, ऑपरेटर्स में क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट वाइज हम उनको एडजस्ट करते जाते हैं और लेज़र भी तैयार होती है। मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ, आप देखें। स्ट्रक्चर ऑफ रूबी लेज़र। यहाँ पे जनरल एक हम कांच की नली ले रहे हैं। ये नली हमने ले ली। नली के आगे हमने कोन जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। बीच में करीब 5 सेंटीमीटर लंबी ऑप्टिकली फ्लैट, ऑप्टिकली फ्लैट का मतलब हुआ समांतर इसके दोनों चारों कोने, और ये चांदी की कलई के साथ है। और जो एक्टिव मटेरियल है वो हमने ले रखा है रूबी, रूबी मटेरियल हमने लिया हुआ है। और इस रूबी मटेरियल के साथ हमें 2 और चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं यहीं पर बना रहा हूँ। ये कांच की एक नली है जहाँ रूबी लेज़र रखी हुई है एज एक्टिव मटेरियल। यहाँ पे हमें बीच में एक कॉइल रखनी है इस टाइप की। ये एक कॉइल आपने रख ली इस तरह से कि यहाँ आप एनर्जी सोर्स अप्लाई करेंगे। ये इसके बीच में लगानी है, ये हमने लगा दिया। ये एनर्जी सोर्स का काम करेगी। एक और भी कॉइल ऊपर की साइड हम लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम इस पाइप में, ये थोड़ी मोटी पाइप है, यहाँ पे हम कूलेंट रख लेते हैं। कई बार जेनॉन गैस भरी होती है, आप यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन भी रख सकते हैं। इसको यहाँ लगा लेने के बाद सारी चीज़ें एज यूजुअल यहाँ पे आपके पास 100% रिफ्लेक्टर रखा हुआ है। प्रकाश आता है, आगे चलता है, पंपिंग होती है एनर्जी सोर्स के द्वारा। इस एनर्जी सोर्स की पंपिंग के बाद यहाँ पे मैंने कूलेंट रखा हुआ है। यहाँ तापमान बढ़ जाता है, ये कूलेंट इसको ठंडा करता है और यहाँ से फिर फोटॉन्स आगे पहुँचते हैं, स्टिमुलेशन की क्रिया होती है और यहाँ से हमको आउटपुट लेज़र बीम मिलती है। तो इस प्रकार से आप लेज़र बीम को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आए, समस्या आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक बने रहें। धन्यवाद।